एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQ प्रैक्टिस फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो सेल बायोलॉजी से हैं और जो पेपर हमारा CSIR नेट जून 2023 में हुआ था उसमें भी जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें सेल बायो से जो क्वेश्चन आए हैं पार्ट बी के अंदर, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। जो पेपर हमारा जून 2023 में हुआ था शिफ्ट 1 के अंदर, उसमें बायोलॉजी से, सेल बायोलॉजी से पार्ट बी में भी क्वेश्चन आए हैं और पार्ट सी में भी क्वेश्चन आए हैं। पार्ट बी में 4 क्वेश्चन हैं और पार्ट सी में 6 क्वेश्चन हैं। आज के इस वीडियो में हम इन 4 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इन 6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आईडी दिया हुआ है 2028 और क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोटीन इंपोर्ट इन द न्यूक्लियस which molecule is responsible for releasing the cargo from the importing receptor। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, इस पर हमने डिटेल में भी पढ़ा हुआ है। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के नाम से एक वीडियो है, अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ इस टॉपिक के अंदर हमने डील किया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यूक्लियस के अंदर जो कार्गो यानी प्रोटीन जो होता है उसको, या फिर प्रोटीन से अलग जो भी चीजें न्यूक्लियस के अंदर जानी है या न्यूक्लियस से बाहर आनी है उसको हम कार्गो बोल देते हैं। तो कार्गो को अंदर ले जाने के लिए, बाहर लाने के लिए एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। आपसे पूछा है उस प्रोटीन का नाम बताओ, इन चारों में से कौन सा है। ठीक है, तो देखो उसके आंसर की बात कर लेते हैं। उस प्रोटीन का नाम है रैन। रैन एक छोटा सा प्रोटीन होता है जिसमें लिखा भी है स्मॉल मोनोमेरिक GTPase प्रोटीन have important role in import and export of cargo from the nucleus। न्यूक्लियस से कुछ भी न्यूक्लियस में जाना है या वहां से बाहर आना है तो उसके लिए एक छोटे से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम है रैन। और ये स्मॉल मोनोमेरिक मतलब उसमें एक ही यूनिट होती है और GTPase प्रोटीन है। GTPase का मतलब है कि एक ऐसा प्रोटीन जिससे GTP बाइंड कर सकती है। इसी वजह से ये रैन प्रोटीन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तब जब रैन से GDP लगा हुआ है और दूसरी वो फॉर्म जब रैन से GTP लगा होता है। जब रैन से GDP लगा है तो ये फॉर्म मोस्टली साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है ज्यादातर, और जो रैन GTP है वो मिलती है न्यूक्लियस के अंदर। इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। आपको पता होना चाहिए कि रैन एक स्मॉल मोनोमेरिक GTPase प्रोटीन है जिसका रोल होता है न्यूक्लियस के अंदर चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में और वहां से बाहर लेके आने में। ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रैन GDP, रैन GTP। रैन GDP साइटोप्लाज्म में होता है और रैन GTP न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज रैन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है 027। अ टेम्परेचर सेंसिटिव S-Pombe mutant exhibit cell cycle arrest both at the G1 and G1 to S as well as at the G2 to M transition phase. This is possibly a mutant of। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा है कि एक S-Pombe होता है जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव S-Pombe है जिसमें म्यूटेशन हो गया है और म्यूटेशन की वजह से सेल साइकिल जो है वो अरेस्ट हो गई है, रुक गई है। जैसे हम पढ़ते हैं सेल साइकिल में यहाँ इस तरीके से, ये G1 फेज होता है, ये S फेज होता है, ये G2 फेज होता है और ये M फेज होता है। इसको बोलते हैं G1 to S ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं S to G2 ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं G2 to M ट्रांजिशन। देखा गया है कि म्यूटेशन की वजह से जो सेल साइकिल है वो अरेस्ट हो गई है। कहाँ? 2 पॉइंट पर। एक, जब सेल G1 से S में जाता है, यानी कि जब वो G1 से S में जा रहा है तो इस पॉइंट पर ये ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द म्यूटेशन। और सेकंड देखने को मिला है कि G2 से M इस पॉइंट पर भी ट्रांजिशन नहीं होता है, यानी कि अगर सेल G1 में आ गया है तो S में नहीं जा रहा है, G2 में आ गया है तो M में नहीं जा रहा है इस म्यूटेशन के कारण। तो आपसे पूछा है कि इन चारों में से किसके अंदर म्यूटेशन हुआ होगा
जो यहाँ पर भी अफेक्ट कर रहा है और यहाँ पर भी, यानी कि जिसमें भी म्यूटेशन हुआ है वो यहाँ पर भी काम करता है और यहाँ पर भी काम करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा है। देखिए इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, जो एस पॉम्बे होता है उसके अंदर साइक्लिन और सीडीके होता है। अगर आपने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा है तो आपको इनके बारे में फॉर श्योर पता होगा कि दो इस तरीके से सीडीके होता है, काइनेज प्रोटीन है, और ये रेगुलेटरी प्रोटीन साइक्लिन होता है, और ये दोनों मिलकर के सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। इनमें अगर किसी में भी म्यूटेशन होगा तो सेल साइकिल जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो देखा गया है कि एस पॉम्बे के अंदर जो साइक्लिन है वो CDC13 होता है, जबकि सीडीके का नाम क्या है, CDC2 होता है। हम अपनी अगर बात करें तो हमारे जितने भी फेज होते हैं सेल साइकिल के, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इन सभी के लिए अलग अलग सीडीके और अलग अलग साइक्लिन की जरूरत होती है। लेकिन एस पॉम्बे के अंदर केवल एक ही साइक्लिन होता है और एक ही सीडीके होता है। साइक्लिन का नाम है CDC13 और सीडीके का नाम है CDC2। तो अगर इनमें चेंज होगा तो सारा ही सेल साइकिल रुक जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं सैक्रोमाइसीस सर्वेशिया की, तो उसके अंदर जो साइक्लिन है वो तो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन सीडीके सेम रहता है। सीडीके का नाम है CDC28, जिसको CDK1 भी बोलते हैं। जबकि हर एक फेज पर G1 फेज है, G1 से S है, S फेज है और M फेज है, यहाँ अलग अलग साइक्लिन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, हमसे पूछा है एस पॉम्बे के बारे में, तो यहाँ पर CDC2 में म्यूटेशन की वजह से वो दोनों पॉइंट पर रुक गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा CDC2 ओनली। ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है 026, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज एनर्जेटिकली फेवरेबल एंड अकर स्पॉन्टेनियसली इन एन एक्वस सॉल्यूशन। आपको बताना है इन चारों प्रोसेस में से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो खुद से हो जाती है। कहाँ पर, जब हम एक एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी होता है एज अ सॉल्वेंट। तो ऐसे सॉल्यूशन में अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पानी एज अ सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, तो इन चारों में से कौन सी प्रोसेस है जो खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ अ बाइलेयर फ्रॉम द फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। सेकेंड है डिस्पर्जन ऑफ वन ऑयल ड्रॉपलेट इनटू मैनी स्मॉल वंस, टेयरिंग ऑफ द लिपिड बाइलेयर, कन्वर्जन ऑफ अ मेम्ब्रेन वेसिकल्स टू अ फ्लैट बाइलेयर। चलिए इसको समझ लेते हैं। होता क्या है कि अगर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करूं, फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, फोस्फोलिपिड क्या होते हैं, इस तरीके से उनकी स्ट्रक्चर होती है। ये होता है इनका हेड पार्ट और ये दोनों होते हैं टेल पार्ट। हेड पार्ट जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक इन द सेंस जो वाटर लविंग होते हैं, जबकि टेल वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, यानी पानी से डरता है और पानी से दूर भागना चाहता है, जबकि हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है, हाइड्रोफोबिक भी है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, जिसमें एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, जिसमें दोनों टाइप के कंपाउंड मिलते हैं, यानी हाइड्रोफिलिक भी हाइड्रोफोबिक भी। तो फोस्फोलिपिड कुछ ऐसे ही होते हैं, फोस्फोलिपिड कुछ ऐसे ही होते हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे आप एक बीकर लेते हो और मानो उसमें जो है पानी भरा हुआ है, आपने कई बार देखा भी होगा, जैसे ही इस पानी में हम एक ऑयल की ड्रॉपलेट डालते हैं, तेल डाल देते हैं, तो स्टार्टिंग में जैसे आप उसको डालते हैं तो वो अलग अलग ऐसे गिर जाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप पाएंगे कि ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट अलग अलग थी वो सारी एक जगह पर आ गई हैं, इस तरीके से इकट्ठा हो जाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑयल भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है, यानी ऐसा कंपाउंड जो पानी से बिल्कुल प्यार नहीं करता, उसे नफरत होती है पानी से। तो यहाँ पर अगर ये अलग अलग रहेंगे, अगर ये अलग अलग रहते हैं तो यहाँ पर उनको पानी ज़्यादा टच करता है, लेकिन जैसे वो साथ में आ जाते हैं तो वहाँ पर पानी उनको कम टच कर पाता है। तो इस तरीके से यहाँ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, जिस वजह से वो सारे साथ में आ जाते हैं। ठीक है, यही हमसे पूछा है, फर्स्ट में दिया है
फॉर्मेशन ऑफ बाई लेयर फ्रॉम फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। जो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है उन्होंने बाई लेयर बना ली है। तो कुछ इस तरीके से है फोस्फोलिपिड, देखो ऐसे है। तो ये अपने आप को बचाने के लिए, ताकि वो पानी से बचे रहे, और उसमें भी ये जो टेल वाला पार्ट है केवल ये पानी से बचना चाहता है, जबकि हेड वाला पार्ट तो पानी को टच करना चाहता है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। तो देखो यहाँ होता क्या है कि अभी ये अलग अलग है, तो ये बाई लेयर बना लेते हैं। बाई लेयर मतलब जैसे यहाँ है, सारे इकट्ठे हो जाएंगे इस तरीके से, ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे इकट्ठे होने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनके आसपास तो पानी रह गया है, देखो यहाँ आसपास तो पानी रह गया है। तो अभी इनके जो पैर हैं, ये ना कुछ इस तरीके से आप लगा के चलो, हम हैं, ये मेरा हेड है, ये मेरे पैर हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पैर जो है उनको पानी ना लगे, तो मैं किसी तरीके से कुछ ऐसा करना चाहूंगी कि मेरे पैर जो है उनको पानी ना लगे, हेड को बेशक लग जाए। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये बाई लेयर बनाएंगे। तो सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर से काम नहीं चला, तो अब देखो ये क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे इस तरीके से। देखो अभी क्या हुआ, यहाँ वाला सारा पोर्शन हाइड्रोफोबिक हो गया है। हाइड्रोफोबिक, इनको किसी भी तरीके से यहाँ पानी टच नहीं कर रहा है, जबकि ये वाला पार्ट जो है ये वाटर के कांटेक्ट में आ गया है। तो देखो बाई लेयर बनाने से कितना फायदा हुआ है, बाई लेयर बनाने से ये जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ये साथ में आ गया है, हाइड्रोफिलिक अलग हो गया है। ऐसे ये चाहते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ये खुद ब खुद हो जाती है। जैसे आप बताया मैंने आपको अभी, यहाँ अगर अलग अलग हैं ऑयल की ड्रॉपलेट तो ये साथ में आ जाती हैं। साथ में इसीलिए आती हैं ताकि पानी से बची रह सके। तो ये जो प्रोसेस है, फर्स्ट वाली ही जो प्रोसेस है, ये फेवरेबल है, खुद पे खुद हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ बाई लेयर फ्रॉम द फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। और बाई लेयर ही क्यों बनाया है, क्योंकि बाई लेयर की फॉर्मेशन से ही वो पानी से बच पाते हैं। अब डिस्पर्जन ऑफ वन ऑयल ड्रॉपलेट इनटू मैनी स्मॉल वन, बिल्कुल भी नहीं। ये कह रहा है कि ये रिएक्शन ऐसे हो जाए कि पानी की जो एक ऑयल की ड्रॉपलेट है वो अलग अलग हो जाएगी। अलग अलग नहीं होगी, क्योंकि वो अपना हाइड्रोफोबिक डोमेन चाहते हैं। अगर वो अलग अलग हो गए तो सबको अलग अलग से पानी टच करेगा, वो नहीं चाहते ऐसा हो। तो ये प्रोसेस जो है खुद से नहीं होगी। अगर हमें ये करवानी है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पर, जबकि ये वाली प्रोसेस खुद पे खुद हो जाती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। टीयरिंग ऑफ लिपिड बाइलेयर, जो लिपिड की बाइलेयर है वो फट गई है। ऑब्वियसली वही बात है, पानी की जो लेयर है वो फट गई है, मतलब सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो अलग अलग पानी के कांटेक्ट में आ गई हैं, जो कि वो नहीं चाहेंगे। तो ये भी नहीं होता है। कन्वर्जन ऑफ अ मेम्ब्रेन वेसिकल टू अ फ्लैट लेयर, जैसे हमारे पास ये वेसिकल है इस तरीके से, देखो ऐसे बनता है वेसिकल। ठीक है, इसको हमने फ्लैट कर दिया है, मतलब अब वो ऐसी हो गई है। ऐसी हो गई है, मतलब ये वेसिकल था, ये फ्लैट हो गया है। बात यहां तक भी सही है, लेकिन देखो अभी भी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला अभी भी पानी के कांटेक्ट में है। आसपास मानो पानी है, तो ये वाला जो एरिया है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक, ये तो पूरा हाइड्रोफोबिक है। लेकिन ये वाला एरिया और ये वाला और ये अभी भी पानी के कांटेक्ट में है। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को इस तरीके से कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ इस एरिया में किसी भी तरीके से इनको पानी टच नहीं कर पाता है, तो ये पूरे कवर हो जाते हैं। इसीलिए ये ज्यादा फेवरेबल है पानी के अंदर। ये वाली जो कंडीशन है ज्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू दिस। तो यहां से यहां कन्वर्जन नहीं होगा, हालांकि यहां से यहां हो सकता है। ये खुद पे खुद होगा, जबकि इसको करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होगा। तो इन चारों में से केवल फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर स्पॉन्टेनियसली हो सकता है और एनर्जी भी उसको फेवर करती है, जबकि बाकी तीनों प्रोसेस जो हैं ये फेवरेबल नहीं है, खुद से नहीं होंगी। अगर ये ऐसा करवाना है तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा द फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है 0 to 5। Which one of the following statement about line present in the human genome is true?
अच्छा, इस पर मैं आपको एक डिटेल में वीडियो दूंगी जल्दी ही, जिसमें हम लाइन और साइन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि इस टॉपिक से हर बार लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है लाइन और साइन के डिफरेंस को लेकर के। तो इस पर हम एक डिटेल वीडियो पढ़ लेंगे। यहाँ इन्फॉर्मेशन बस इतनी पढ़ेंगे जितने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, डिटेल में अलग वीडियो से आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है कि जो लाइन है जो ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट होता है उसके बारे में चारों में से कौन सी बात सही है। तो देखो यहाँ लाइन और साइन दो ऐसे कंपोनेंट होते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर, लाइन और साइन। लाइन क्या होता है, ऑटोनोमस होता है। लाइन मतलब ये ना जंपिंग जीन की तरह काम करते हैं, मतलब जंप करते रहते हैं, जैसे जीनोम में है तो जंप करते रहते हैं। ये ऑटोनोमस होता है, जबकि ये नॉन ऑटोनोमस होता है। ये जो जंप कर सकता है खुद से, जबकि इसको जंप करने के लिए किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। किसका लेगा, ये लाइन का लेता है, ठीक है। यानी कि इसको लाइन की रिक्वायरमेंट होती है अगर उसको अपना रेट्रो ट्रांजिशन करना है, ठीक है। तो रेट्रो ट्रांसपोजिशन करना है अगर, तो ये एक्टिव होता है, मतलब ये खुद क्या करेगा, जैसे मानो ये डीएनए वाला पार्ट है, ये अपना आरएनए बनाएगा, ये आरएनए बनाएगा और आरएनए बना करके खुद जंप कर जाएगा, इसलिए बोला गया है कि ये रेट्रो ट्रांसपोजिशनली एक्टिव होता है। जबकि ये यहाँ तक तो काम कर लेता है लेकिन जंप नहीं कर पाता है, इसको जंप करने के लिए लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायर लाइन फॉर द रेट्रो ट्रांसपोजिशनल एक्टिव होने के लिए। एग्जाम्पल L1 एलिमेंट होते हैं, इनका कॉपी नंबर 50,000 तक हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल है ALU एलिमेंट। और ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं, ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। जीनोम में जो 80 रिच पोर्शन होता है वहां ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, लाइन प्रेफरेंशियली लोकलाइज टू 80 रिच डीएनए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेकंड में लिखा है लाइन कैन नॉट ट्रांसपोज इंडिपेंडेंटली, मतलब लाइन जो है वो खुद से जंप नहीं कर सकता, ये गलत बात है। साइन होता है ऐसा, लाइन तो कर सकता है। बाय पैरासाइटिंग ऑन द साइन एलिमेंट ट्रांसपोजिशन मशीनरी लाइन कैन अटेन वेरी हाई नंबर, ऐसा नहीं होता है, लाइन का ऑलरेडी हाई नंबर होता है और वो साइन को इस्तेमाल नहीं करता मूव करने के लिए, बल्कि साइन लाइन को करता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। The ALU family is the most prominent line family in term of copy number। तो ALU फैमिली जो होती है वो साइन से बिलोंग करती है, ना कि लाइन से। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा केवल जो है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बाकी तीनों गलत हैं। हमसे पूछा भी क्या है, सही, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो जो 4 क्वेश्चन आए हुए हैं सेल बायो में वो हमने कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।